हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम सीजी जनरल स्टडीज़ या फिर छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। और ये कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं है, इसमें छत्तीसगढ़ का सारा चीज़, हिस्ट्री भी इंक्लूड किया हुआ है, ज्योग्राफी भी इंक्लूड किया है, इकोनॉमिक्स भी, साथ ही साथ योजनाओं के बारे में और छत्तीसगढ़ के और अन्य सामान्य ज्ञान के बारे में भी जोड़ा गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम होता है स्टेट के अंदर, चाहे सीजीपीएससी होगा या फिर सीजी व्यापम एग्ज़ाम लेती है, जितना भी एग्ज़ाम होता है छत्तीसगढ़ के अंदर या फिर भविष्य में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, सबके लिए जो वीडियो है इम्पॉर्टेंट होगा। इसलिए इसको आप ध्यान से देखेंगे, आप चेक करेंगे कि आपकी तैयारी कैसी है और 10 में से आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत किया गया था। दूसरा, राज्य गठन के समय भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। और तीसरा कथन है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.7 भाग से गठित हुआ। इसमें से कौन कौन सा जो कथन है सही है, उसके बाद हमको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है, आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद देने की कोशिश करें, इसके बाद एक्सप्लेनेशन को देखें। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 जो है कथन वो सत्य है। राज्य गठन के समय भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी, ये बिल्कुल सही है। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? तो ये था 1997 से लेके 2000 तक। ठीक है, 1997 से 2000 तक था। ठीक है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय ये जो गठन हुआ था छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत नहीं। एक्चुअली यहाँ पे छत्तीसगढ़ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था, इसीलिए यहाँ पे ये गड़बड़ था। तो अब यहाँ पे जैसे ही मध्य प्रदेश हो गया, अब ये वाला कथन भी सही हो गया। और क्या, जब मध्य प्रदेश जो है, उस मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.47% से जो है छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया है। और मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्व, ठीक है याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्व वाला क्षेत्र है उससे छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? तो आपको पता है 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। अच्छा, ये आपको पता है क्या कि छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वो थे KR नारायण। याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। KR नारायण। प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, एक चीज़ और, अच्छा मध्य प्रदेश से बना है तो आपको मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री थे उस समय वो भी आपको पता होना चाहिए। तो उस समय थे दिग्विजय सिंह। और इस प्रकार छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर 2000 को देश का 26वां राज्य के रूप में गठित हुआ। ठीक है, उम्मीद है यहाँ पे आपको इतना सारा चीज़ फैक्ट समझ में आया होगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो बिगिनर्स होते हैं उसके लिए, तो आप ये सबको भी एक बार ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों से स्पर्श करता है? अभी जैसे आपको पता है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के अंदर 33 जिले हैं। ठीक है, इन 33 जिलों में ये 4 जो है ऑप्शन में दिया गया है, कोरबा, बलौदाबाजार, बेमेतरा और कोरिया। आपको बताना है कि जो कौन सा जिला है जो सबसे अधिक अन्य जिलों से टच करता है। तो ये आपको, अगर ये मैप अच्छे से याद है, इनमें सभी जिलों की स्थितियां अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आप आंसर अच्छे से दे पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये कोरबा है। कोरबा को अगर ध्यान से देखेंगे आस पड़ोस, तो आप काउंट भी कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास मैप है तो उसको ध्यान से देखेंगे तो कोरबा जो है 8 जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है, वहीं जो बलौदाबाजार है, आपको बलौदाबाजार देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर, बलौदाबाजार जो है ये 7 जिलों को टच करता है। वहीं बेमेतरा जो है, देखिए आपको बेमेतरा यहाँ देखने को मिलेगा, बेमेतरा 6 जिले को टच करता है। और कोरिया जो है यहाँ पर ये, ठीक है, कोरिया जो है 2 जिलों को टच करता है।
ठीक है, कितने जिलों को? 2 जिलों को, एक सूरजपुर और मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, एमसीबी को। तो अब यहाँ से आपका सही आंसर आप बता सकते हैं कि कोरबा जो है वो सबसे अधिक जिलों के, यहाँ पे तो 4 ऑप्शन में ही ना, पूरे अगर 3300 जिलों के अंदर भी देखा जाएगा तो कोरबा जो है सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करता है, 8 जिलों को, बालोदा 7 जिलों का। और सबसे कम कौन से जिला है? तो याद रखिएगा कोरिया जो है सबसे कम जिले को, मात्र 2 जिलों को ही स्पर्श करता है, सूरजपुर और एमसीबी को, ठीक है, याद रखिएगा। और कोरबा 8 को। तो इस पोजीशन को, मैप में आपको जिले के पोजीशन है उनको भी याद रखना है, क्योंकि वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए, ये था दूसरा प्रश्न। तो ये सबसे अधिक कोरबा और सबसे कम कौन सा? तो सबसे कम कोरिया, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा तीसरा वाला। छत्तीसगढ़ के पूर्व में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छत्तीसगढ़ के पूर्व में स्थित सबसे ऊंची चोटी, मतलब अगर ये पूरा छत्तीसगढ़ का मैप है तो ये वाला साइड इधर जो है ये पूर्व होगा, ईस्ट होगा, इधर वाला जो होगा वो वेस्ट होगा, ये ऊपर में जो आपको दिख रहा है नॉर्थ, और नीचे साइड ये साउथ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार अब हमको बताना है कि इसके पूर्व में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गौरलाटा की चोटी, देवगढ़ की चोटी, शिशुपाल पर्वत, या फिर बदरगढ़ की चोटी। तो अगर आप छत्तीसगढ़ का जो प्रकृति विभाजन को अगर पढ़े होंगे तो यहाँ से आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिशुपाल पर्वत। शिशुपाल पर्वत को ही धारी डोंगरी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? धारी डोंगरी, ठीक है। शिशुपाल पर्वत, इसी को धारी डोंगरी कहते हैं, और ये जो है 899 मीटर ऊंची है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के पूर्व में ये जो है आपको महासमुंद के अंदर देखने को मिलेगा। महासमुंद यहाँ है, इस महासमुंद के अंदर ही शिशुपाल पर्वत है, याद रखिएगा। कहाँ? शिशुपाल पर्वत, तो महासमुंद जिले के अंदर। तो ये पूर्व में हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर ये गौरलाटा की बात किया जाए तो जो गौरलाटा की चोटी है ये उत्तर में आपको मिलेगा, जो बलरामपुर जिले में, ठीक है। बलरामपुर के जो सामरी तहसील है उसमें आपको सामरी पाट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पाट प्रदेशों के अंदर आएगा। तो गौरलाटा जो है ये सामरी पाट के अंदर, ठीक है, सामरी पाट में है। कहाँ है? तो बलरामपुर में मिलेगा। और ये जो गौरलाटा की चोटी है इसकी ऊंचाई जो है वो 1225 मीटर है, याद रखिएगा। और इस प्रकार जो गौरलाटा है ये छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? गौरलाटे की चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर, बलरामपुर जिले में पड़ेगा। और ये छत्तीसगढ़ के उत्तर में पड़ेगा, ठीक है। किधर? तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में, ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा है देवगढ़ की चोटी। ये देवगढ़ की जो चोटी है ये कोरिया जिले में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा? कोरिया जिले के अंदर मिलेगा। और जैसे ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये कोरिया जिला यहाँ पर है, मतलब ये आप कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम में आपको मिलेगा। जो देवगढ़ की चोटी है कहाँ मिलेगा? उत्तर पश्चिम में। छत्तीसगढ़ के उत्तर और पश्चिम में आपको मिलेगा देवगढ़ की चोटी। और इसकी जो ऊंचाई है वो 1033 मीटर है, याद रखिएगा, 1033 मीटर। और कहाँ है ये? कोरिया जिला के अंदर है। बदरगढ़ की चोटी, बदरगढ़ की चोटी जो है छत्तीसगढ़ के पश्चिम दिशा में आपको देखने को मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? तो ये आपको कबीरधाम जिला के अंदर मिलेगा, ठीक है। कबीरधाम या फिर कवर्धा में देखने को मिलेगा, जो मैकल श्रेणी है, ठीक है, मैकल श्रेणी। तो मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बदरगढ़ की चोटी है, कवर्धा जिले के अंदर पड़ेगा। और जो इसकी ऊंचाई है वो है 1176 मीटर, 1176 मीटर इसकी ऊंची चोटी है, इस चोटी की ऊंचाई है। एक और याद रख सकते हैं, दंतेवाड़ा के अंदर, ठीक है। दंतेवाड़ा में अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा बैलाडीला की चोटी, ठीक है, बैलाडीला की पहाड़ी। और इस बैलाडीला की पहाड़ी में आपको मिलेगा नंदीराज की चोटी, ठीक है, नंदीराज चोटी। ये कहाँ है? तो ये दंतेवाड़ा जिला के अंदर पड़ेगा। और जो इसकी ऊंचाई है छत्तीसगढ़ के दक्षिण में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंदीराज चोटी है, जो कि दंतेवाड़ा में पड़ेगा और बैलाडीला की पहाड़ी में पड़ेगा। और जो इसकी ऊंचाई है वो है 1210 मीटर। कितना है? 1210 मीटर, याद रखिएगा, 1210 मीटर इसकी ऊंचाई है। छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी के अंतर्गत आता है। एक और भी आप याद रख सकते हैं, सरगुजा के अंदर आपको मिलेगा मैन पाट, ठीक है, मैन पाट,
इसको छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है मेन पार्ट को। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1152 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में पड़ेगा, उत्तर और पूर्व के बीच में पड़ेगा। तो ये जो यहाँ पे मैंने बताया चोटियों के बारे में, ये पांचों जो चोटी है, 6 चोटी जो मैंने बताया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल ही याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला चौथा प्रश्न के अंदर चलते हैं। चौथा प्रश्न है कि परलकोट किन किन नदियों के संगम पर स्थित है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नदियों से संबंधित ये क्वेश्चन है कि परलकोट कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देखें कि कौन सा जो है विकल्प सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी सही है। जो परलकोट है वो कोटरी, निबरा और गुडरा इन तीनों नदियों के संगम पर है। कौन है? तो परलकोट, ठीक है, याद रखिएगा। परलकोट कोटरी, निबरा और गुडरा नदी के संगम पर है। वहीं जो आमनेर, मुस्का और जो पिपरिया नदी है, इन तीनों नदियों के संगम पर आपको खैरागढ़ मिलेगा, ठीक है। खैरागढ़ कहाँ है? तो ये राजनंद गांव में पड़ेगा, राजनंद गांव के अंदर। महानदी, शिवनाथ और जो जोंक नदी है, ये जो है इन तीनों नदियों के संगम पर आपको शिवरी नारायण मिलेगा, शिवरी नारायण। और शिवरी नारायण जो है ये छत्तीसगढ़ का जिला जांजगीर चांपा के अंदर पड़ता है। और चौथा जो ऑप्शन है महानदी, मांड और लात नदी, इन तीनों नदियों के संगम पर एक चंद्रपुर जो है स्थित है, चंद्रपुर। यहाँ पर चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है और ये जो है छत्तीसगढ़ के शक्ति जिला में पड़ता है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, राजिम, ठीक है। ये राजिम जो है आपको गरियाबंद जिला में मिलेगा, ठीक है। और ये जो है 3 नदियों के संगम पर है, वो है महानदी, पैरी और एक याद रखिएगा सोंडूर, ठीक है, सोंडूर। इन तीनों नदियों के संगम पर जो है राजिम गरियाबंद के अंदर स्थित है। तो ये था चौथा प्रश्न का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। पांचवा प्रश्न जो है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से किया जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से किया जाता है। नलकूप से, कुआं से, तालाब से या फिर नहरों से, किससे किया जाता है। तो इन सब का अगर परसेंटेज आपको पता है तो आप अच्छे से बता पाएंगे। तो जैसे जो नलकूप है, नलकूप से छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्र का 40.52% जो सिंचाई वाले क्षेत्र हैं उसका जो है सिंचित किया जाता है नलकूप से। वहीं जो कुआं है वो 0.87% से कुआं से सिंचाई किया जाता है। और 1.63% जो सिंचित क्षेत्र है वो किससे? तालाबों से सिंचित किया जाता है। और जो फाइनली जो नहर है, नहरों से 56.96%, मतलब लगभग 57% जो सिंचित क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, वो नहरों के द्वारा सिंचाई किया जाता है। मतलब सर्वाधिक सिंचाई जो है नहरों से किया जाता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में सिंचाई की न्यूनतम सुविधा, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर सिंचाई की न्यूनतम जो सुविधा है वो कौन से जिले में है, तो याद रखिएगा वो है दंतेवाड़ा जिला। सिंचाई का न्यूनतम साधन का मतलब क्या कि वहाँ पे नलकूप, कुआं, तालाब, नहर, बैराज, एनीकट, ये सब की जो सुविधाएं हैं बहुत कम है, इसीलिए जो न्यूनतम सुविधा कहाँ मिलेगा? आपको दंतेवाड़ा के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो ये पांचवा प्रश्न का एक्सप्लेनेशन था। चलिए हम छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, योजनाओं से संबंधित है, ठीक है। जो कृषि में जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उससे संबंधित है कि निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प का चयन करना है। पहला जो है शाकंभरी योजना, मतलब लेफ्ट में आपको योजना का नाम दिया गया और राइट साइड में उसका क्या उद्देश्य था, किस लिए इस योजना को लाया गया था, इसको दिया गया। तो इसमें असुमेलित की पहचान करना है। शाकंभरी योजना सिंचाई संसाधनों का विकास करने के लिए, सूरज धारा योजना बीज अदला बदली करना, सौर सुजला योजना रियायती दरों पर सौर सिंचाई, मतलब किसानों को सौर सिंचाई पंप प्रदान करना, और चौथा है कृषक जीवन ज्योति योजना, किसानों को परामर्श प्रदान करना। इसमें कौन सा विकल्प जो है असुमेलित है, हमको असुमेलित का पता करना है। तो इसका ये तीनों जो है, शाकंभरी योजना सिंचाई के संसाधनों का विकास करना था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और शाकंभरी योजना जो है लगभग 2005 में ये योजना आया था, ठीक है। कब आया था? 2005 में। और 2005-06 वर्ष जो 2005 से लेकर 2006 एक वर्ष के लिए जो वित्तीय वर्ष है उसके लिए लाया गया था 2005 के अंदर, ठीक है। राज्य शासन, हाँ ठीक है।
दूसरा है हमारा सूरज धारा योजना। सूरज धारा योजना जो है वो बीज अदला बदली के लिए था, तो ये भी सही है, पहला भी सही था। तीसरा है सौर सूजला योजना, इसमें रियायती दरों पर सौर सिंचाई पंप प्रदान करना था किसानों को, तो ये वाला भी बिल्कुल सही है। और इसका शुरुआत अगर पूछेगा कब से, तो याद रखिएगा 1 नवंबर 2016 से शुरुआत किया गया था सौर सूजला योजना के तहत। इसके अंतर्गत पंप जो है उनको प्रदान किया जाता है किसानों को, ठीक है। तो अभी ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा इन योजनाओं को, बस उनका उद्देश्य को मैं बता रहा हूँ। चौथा जो है ये हमारा सुमेलित नहीं है, यही हमारा सही आंसर है। कृषक जीवन ज्योति योजना जो है इसकी जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, कृषक जीवन ज्योति योजना इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2009 को। याद रखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 को, 2 अक्टूबर 2009 को कृषक जीवन ज्योति योजना की शुरुआत किया गया था। और इसका उद्देश्य था राज्य शासन द्वारा कृषकों को वित्तीय राहत प्रदान करना, ठीक है। याद रखिएगा, इसका क्या उद्देश्य था, किसानों को वित्तीय राहत प्रदान करना। वित्तीय राहत के लिए इस योजना की शुरुआत किया गया था, कृषक जीवन ज्योति योजना। अच्छा, किसानों को परामर्श देना, उनको आत्महत्या से रोकना, या फिर किसी भी समस्या अगर किसानों को उसको हल प्रदान करना, इन सब के लिए एक योजना लाया गया था, उसका नाम था किसान मितान योजना। किसान मितान योजना, ठीक है, किसान मितान योजना। तो आपको योजना भी पढ़ के जाना है एग्जाम के अंदर। इसका सही आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 7वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में आरक्षित वनों का प्रतिशत क्या है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के जो अंदर जो वन है उनको याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, ये जो सौर सूजला योजना है इसकी शुरुआत 1 नवंबर 2016 से ना राजनांदगांव से हुआ था, ये इसको याद रखिएगा, राजनांदगांव से हुआ था, ठीक है। हाँ, छत्तीसगढ़ में जो वन है उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। कितने कैटेगरी में, 3 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। एक होता है आरक्षित वन, एक होता है संरक्षित, और तीसरा होता है अवर्गीकृत वन। तो देखते हैं इसमें क्या, तो 43.13% जो है ये प्रतिशत जो है आरक्षित वन का है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो भी जितना भी वन है उन पूरे वन का 43.13% जो है वो आरक्षित वन के अंतर्गत रखा गया है। अगर क्षेत्रफल के रूप में देखा जाए तो यह 25,782 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा 25,782 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं, और प्रतिशत के रूप में 43.13%। वहीं जो 40.22% है ये संरक्षित वन है, ठीक है, संरक्षित वन। और क्षेत्रफल के रूप में अगर देखेंगे तो 24,036, ठीक है, 24,036 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है संरक्षित वन। और 16.65% जो है ये है अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन। और क्षेत्रफल के रूप में 9,954 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है अवर्गीकृत वन। तो ये सब याद रखिएगा। और जो 44.21% जो है ना, ये छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्रफल है। अभी किसका वन क्षेत्रफल, तो छत्तीसगढ़ का जो कुल क्षेत्रफल का, छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 44.21% पर क्या है, वन विस्तृत है छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ अगर आपसे पूछ दिया जाए कि देश का जो कुल वन है उसमें छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत वन आता है, ठीक है, याद रखिएगा क्या बोल रहा हूँ, देश के कुल वन क्षेत्रफल का, ठीक है, देश के कुल वन क्षेत्रफल का 12.26% जो वन है वो छत्तीसगढ़ के अंदर है, 12.26%। अगर आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल और प्रतिशत कहाँ है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के अंदर बीजापुर। क्या बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के अंदर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल और प्रतिशत कहाँ, बीजापुर। और सबसे न्यूनतम वन क्षेत्रफल और प्रतिशत कहाँ है, तो दुर्ग जिला के अंदर। तो ये दुर्ग में कम और बीजापुर में सर्वाधिक, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं अब। तो इसका आंसर क्या था, आरक्षित वन आपसे पूछा था, तो ये आंसर होगा, ठीक है। 8वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है कि छत्तीसगढ़ में केंद्र द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है, ठीक है। तो हमको पता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर विशेष पिछड़ी जनजातियों को, मतलब जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों के अंदर भी बांटा गया है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर कुल अगर देखा जाए
तो 7 विशेष पिछड़ी जनजाति है, ठीक है, 7 विशेष पिछड़ी जनजाति है, ठीक है। कुल अगर पूछेगा तो इस 7 में से भी इसको 2 तरीके से बांट सकते हो आप। एक जो है केंद्र द्वारा घोषित जो है 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, वहीं जो राज्य सरकार द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा घोषित 2 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। तो केंद्र द्वारा घोषित आपसे पूछा गया है, इसमें कौन सा नहीं है वो बताना है, बिरहोर, कमार, भूंजिया या फिर अबूझ माड़िया, कौन सा इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। जो भूंजिया जो है ये केंद्र द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है, ये राज्य सरकार द्वारा घोषित है, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा घोषित जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं वो है हमारा भूंजिया, और एक याद रखिएगा पंडोप, पंडोप को पंडो भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भुंजिया और पंडोप जो है राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है, वहीं 5 को केंद्र द्वारा घोषित किया गया है। 5 को याद करने का मैंने एक ट्रिक बनाया है, याद रखिएगा। ट्रिक इस प्रकार है, अब्बू बीर को बैग मार, ठीक है, अब्बू बीर को बैग मार। 5 हो गया, 1 2 3 4 5। अब ये पाँचों सुनिएगा, अ से हो गया, अब्बू से हो गया क्या, अबूझ माड़िया, ठीक है। बीर से हो गया हमारा ये बिरहोर, ठीक है। और को से याद रखिएगा ये है पहाड़ी कोरवा, तो कोरवा का मैं को लिया हूँ यहाँ पे, याद रखिएगा, ठीक है। और बैग से तो आप समझ में आ गया होगा बैगा, और मार से समझ में आ गया होगा क्या, कमार। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की 7 विशेष पिछड़ी जनजाति कौन कौन सा है, केंद्र द्वारा घोषित कौन कौन सा है, और राज्य द्वारा घोषित कौन कौन सा है। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति का है, तो याद रखिएगा बैगा का, ये जो है सर्वाधिक जनसंख्या है बैगा का विशेष पिछड़ी जनजातियों के अंदर। और सबसे कम अगर पूछ देगा तो है कौन, बिरहोर, ठीक है। ये न्यूनतम किसका है, तो बिरहोर का, याद करिएगा, ठीक है। तो 8वां का आंसर हो गया सी। 9वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजातियों विद्रोह भूमकाल विद्रोह के समय शासक कौन थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अंदर भी तरह तरह के विद्रोह हुए हैं, यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप विद्रोह और उससे संबंधित जो नेतृत्व करता था उसको दबाया कौन उस विद्रोह को, और उस समय शासक कौन थे, वो आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर आपसे भूमकाल के बारे में पूछा गया है, तो भूमकाल विद्रोह के समय कौन शासक थे, अजमेर सिंह, भूपाल देव, भैरम देव या फिर रुद्र प्रताप देव, कौन थे। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, याद रखिएगा डी। रुद्र प्रताप देव जो थे वो भूमकाल विद्रोह के समय थे, ठीक है, याद रखिएगा। ये भूमकाल विद्रोह हुआ कब था, तो 1910 के अंदर हुआ था, ठीक है, 1910 में हुआ था भूमकाल विद्रोह। और इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, तो गुंडाधुर ने किया था, ठीक है। किसने, गुंडाधुर ने। कौन से विद्रोह का, तो भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, किसके समय, रुद्र प्रताप देव के समय 1910 में, ठीक है। अजमेर सिंह के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अजमेर सिंह के समय एक विद्रोह हुआ, ये भी शासक रहे, ठीक है। तो उस समय जो विद्रोह हुआ उनका नाम था हल्बा विद्रोह, ये हल्बा जनजातियों के द्वारा हुआ था, हल्बा विद्रोह 1774 ईस्वी में, ठीक है, 1774 ईस्वी में हुआ था। सबसे पुराना विद्रोह भी आई थिंक यही है, हल्बा विद्रोह 1774 ईस्वी में अजमेर सिंह के द्वारा। और इसका जो नेतृत्व करता थे वो भी अजमेर सिंह ने ही नेतृत्व किया था, ठीक है, याद रखिएगा, अजमेर सिंह नहीं किया था, ये एक्चुअली उत्तराधिकार के लिए हुआ था, तो याद रखिएगा। भूपाल देव के समय दो विद्रोह हुआ, याद रखिएगा। एक था तारापुर विद्रोह, ठीक है, तारापुर विद्रोह जो है 1842 में हुआ था। हालांकि दोनों विद्रोह जो है 1842 में हुआ था। एक का नाम था मेरिया विद्रोह, ठीक है, मेरिया विद्रोह, ये भी 1842 में ही हुआ था, परंतु तारापुर को पहले लिया जाता है और मेरिया विद्रोह को बाद में, क्योंकि ये पहले हुआ था, ठीक है। अब जो तारापुर विद्रोह हुआ था इसका जो नेतृत्व किया था वो दलगंजन सिंह ने किया था, ठीक है, दलगंजन सिंह। और जो मेरिया विद्रोह हुआ इसका नेतृत्व किया था हिडमा मांझी, ठीक है। अब आगे यहाँ पे भैरम देव के बारे में 3 विद्रोह, ठीक है, भैरम देव के समय 3 विद्रोह था, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं एक यहाँ पे लिख देता हूँ। एक का नाम है लिंगागिरी विद्रोह, ठीक है, लिंगागिरी विद्रोह, ये हुआ था 1856 के अंदर, और इसका जो नेतृत्व किया था वो धुरवा राम माड़िया ने किया था, धुरवा राम माड़िया,
ठीक है। और भैरम देव के समय याद रखिएगा, भैरम देव के समय दो और महत्वपूर्ण जो विद्रोह है उसका भी नाम याद देखिए, एक है कोई विद्रोह, ठीक है, कोई विद्रोह, और दूसरा जो है मुड़िया विद्रोह, ठीक है, मुड़िया विद्रोह। तो कोई विद्रोह 1859 ईस्वी में हुआ था और इसका जो नेतृत्व किया था वो नांगुल दोरला ने किया था, ठीक है, नांगुल दोरला। वहीं जो मुड़िया विद्रोह हुआ था ये 1876 में हुआ था, ठीक है, 1876 में, और इसका विद्रोह किया था झाड़ा सिरहा ने, इसका नेतृत्व किया था झाड़ा सिरहा, ठीक है। तो ये पूरा विद्रोह जो मैंने बताया ये सब भी आपको याद रखना है कि कब हुआ था, शासक कौन था और उसका नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ से आने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना आज का 10वां प्रश्न, जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न भी होगा। ये तो है आधुनिक छत्तीसगढ़ के अंदर जो विद्रोह हुआ था स्वतंत्रता के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, उससे संबंधित प्रश्न है। प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रथम चरण था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, ठीक है ना, 1930 में। तो इस दौरान इस आंदोलन को चलाने के लिए छत्तीसगढ़ के लिए 5 व्यक्तियों ने विशेष योगदान दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के 5 व्यक्तियों ने भी विशेष योगदान दिया था, जिनको 5 पांडव का नाम दिया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पांडवों में शामिल नहीं थे? इसमें से कौन ऐसे हैं जो 5 पांडव के अंतर्गत शामिल नहीं थे? वामनराव लाखे, लक्ष्मी नारायण दास, ठाकुर प्यारेलाल और रविशंकर शुक्ल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रविशंकर शुक्ल जो थे एक्टिव थे उस समय, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो नमक कानून तोड़ा था इन्होंने, याद रखिएगा। जैसे पूरे देश भर में अगर देशव्यापी के रूप में देखा जाए तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से चलकर समुद्र के किनारे जाने के बाद क्या किया, उन्होंने दांडी तक गया और वहाँ पे नमक कानून तोड़ा था। वैसे ही जो रविशंकर शुक्ल थे ने लैब के अंदर नमक कानून को तोड़ा था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के समय, ठीक है। तो इन्होंने लैब के अंदर HCl और सोडियम का जो खाने का नमक होता है ना, उसका यूज़ करके NaOH और HCl का यूज़ करके उन्होंने क्या किया था, नमक बनाया था, ठीक है, NaCl और H2O। तो यहाँ पे नमक बनाया था, इसलिए इसको नमक कानून को तोड़ना कहा जाता है। वैसे जो वामनराव लाखे हैं, ठीक है, इनको 5 पांडवों के अंदर रखा गया था और इनको जो है युधिष्ठिर कहा जाता था, ठीक है, युधिष्ठिर कहा जाता था इनको, वामनराव लाखे को। लक्ष्मी नारायण दास जो है ये भीम थे और ठाकुर प्यारेलाल जो थे ये अर्जुन थे, और 2 और याद रखिएगा, एक नकुल के रूप में थे मौलाना अब्दुल रऊफ, मौलाना अब्दुल रऊफ, ठीक है, ये जो थे ये नकुल थे, नकुल। और अंतिम में एक याद रखिएगा शिवदास डागा, शिवदास डागा, ये जो थे ये सहदेव थे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इंडिया का तो आ ही रहा था सामान्य ज्ञान का मिनी टेस्ट, तो मैंने सोचा कि क्यों ना छत्तीसगढ़ का भी लाया जाए, क्योंकि हमारे अपनी प्रैक्टिस को चेक करना है। तो आप टेस्ट लगाए बिना नहीं चेक कर सकते कि कितनी तैयारी है। एट ए टाइम आप सही आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं, ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। इसलिए मैंने छत्तीसगढ़ का भी जो मिनी टेस्ट का सीरीज़ है उसको भी लाने का फैसला किया, और मैं ये जो है पहला वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू रखें। धन्यवाद।